बिल्कुल ही सीरियस हो जाइए अपने काम को लेकर। और पहला जो नियम है गुरुकुल का, हर क्लास से पहले कम से कम 10 मिनट पहले आएंगे। क्या करेंगे आप 10 मिनट पहले? अगर आप रश आवर में आते हैं, गुरुकुल का पहला नियम सीखिए, किसी भी क्लास में आप कहीं भी पढ़ते हो या जानने वाले कहीं भी पढ़ रहे हो, पहला जो नियम होता है, आप कम से कम अपने बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो टीचर इतनी गहरी बातें कर रहा है, इतनी रिसर्च की बात, स्पेशली जब मैं खड़ा हूं तो मेरी बातें तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इतनी तेजी से घुसती हैं कि आप परेशान हो जाओगे। मेरी क्लास को पकड़ने के लिए आपको बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा और अपने ब्रेन वेव्स को बीटा से अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि सफलता कोई पैकेट है, हम जाके खरीद लेंगे और हमें मिल जाएगा। सफलता छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। सक्सेस कुछ और नहीं है। ये जो आप छोटे छोटे अच्छे काम करते हो, छोटे छोटे बदलाव लेकर आते हो, इसका जो एक आउटकम आता है क्यूमुलेटिव, एक संयुक्त प्रयास जो होता है, वही सफलता होती है। तो अगर मान लो मेरे यौगिक ब्रीदिंग करने से, जो गुरुकुल में आपको सिखाया जा रहा है, नहीं सीखा तो सीखिए, कि गुरुकुल में यौगिक ब्रीदिंग करने से अगर मेरी ब्रेन वेव चेंज हो सकती है और अगले 1 घंटे में बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकता हूं, तो मुझे उसी रूप में पढ़ाई करना है। आप क्लास में देर नहीं आ सकते, आपको अपने शिक्षक से 10 मिनट पहले आना है और शिक्षक के क्लास छोड़ने के 5 मिनट बाद यहां से निकलना है। क्विक रिवीजन, 2 मेथड चलेंगे। क्लास से पहले यौगिक ब्रीदिंग, नहीं आती सीखेंगे, शांत करेंगे खुद को, शरीर को और मन को। इसके तुरंत बाद कन्वर्ट करेंगे खुद को किसमें? अपनी पढ़ाई के लिए। जो कुछ भी पिछला पढ़ाया गया उसको रिवाइज करेंगे। क्लास छोड़ने से पहले एक क्विक रिवीजन होगा कि मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया। मैं जानता हूं कि आप लोग जहां से पढ़कर आपको ये सब चीजें नहीं सिखाई गई हैं और ना ये सब कोई सिखाता है स्कूलों में। मैंने अलग अलग जगह पढ़ाया, वहां पर भी मैंने ये देखा कि यहां पर कोई ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन निश्चित यकीन मानिए, गुरुकुल में आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हैं आपके वो सीखेंगे। तो आज के बाद अगर कोई क्लास में लेट आया तो यकीन मानिए वो क्लास नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। और गुरुकुल, जब मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे उसी तरह की गुणवत्ता की आवश्यकता है। तो चलिए गुरुकुल की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। पहला जो हमारी क्लास शुरू होगी, बिठाइए, कौन है? इनके नाम नोट करिए, इनके नाम नोट करिए। आज के बाद ये कभी भी क्लास में अगर आप लेट आए तो फिर ये आपकी आखिरी एंट्री है। मैं पहले कह रहा हूं, गुरुकुल या तो छोड़ दीजिए या खुद को बदल लीजिए। और मैं कोई भी बात अगर कहता हूं गुरुकुल में, अगर आप उसका लॉजिक नहीं पाते, मेरी बात मत स्वीकार करिए, मत स्वीकार करिए। आप बताइए कि आप जो कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसका मुझे साइंटिफिक लॉजिक दीजिए। अगर मैं विज्ञान सम्मत बात नहीं कर पाता हूं, मैं साइंस के बेस पे बात नहीं कर पाता, उसको स्वीकार मत करिए और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यौगिक ब्रीथिंग आवश्यक है, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर ब्रेन वेव्स की अपना एक एनवलप होता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करने की हालत होती है। तो आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको देश की सबसे कठिन परीक्षा क्रैक करनी है, तो निश्चित रूप से आपको उसके हिसाब से अपना व्यवहार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मत पढ़ो आईएएस बनने के लिए, उसको व्यक्तित्व को कैरी करो, और यही सबसे जरूरी चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला अपना शेड्यूल लिखो। क्लास में जब भी बैठेंगे हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग कैसे होती है? चलिए स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं और यहीं से आज अपने गुरुकुल के नए बैच का हम प्रारंभ करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे चरण होते हैं, अगर आपने सही तरीके से इस पूरे साल अपने जीवन में उसको अपना लिया, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेरे 5 स्टेप याद रखना, और 5 स्टेप का लॉजिक दूंगा और एक सच्ची घटना से दूंगा। एक ऑफिसर जो इतनी बार फेल हुआ, एक व्यक्ति, और कैसे लास्ट में अपनी गलती सुधार कर, सिर्फ 2-3 गलतियां उसने की थी, उसकी वजह से सारे अटेम्प्ट उसके खराब हो गए, और कैसे वो लास्ट में जाके सेलेक्ट हुआ, ये भी आपको बताऊंगा आज। तो आज बड़ा शानदार क्लास है, और आज आपको एक बहुत बड़ी गलती आपको बताऊंगा, आज तक जीवन में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप एक गलत तरीके से अपना जो है वो अपने मन में भाव तय करते हैं, और आपके सामने आज प्रूफ होगा, और आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब भी क्लास में बैठेंगे आप यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारी 4 ब्रेन वेव्स होती हैं,
बीटा, अल्फा, गामा, थीटा। मैं आपको गामा थीटा में जाने की बात नहीं कर, उसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। जो ऋषि मुनि होते हैं उस पर बात करते हैं, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बात करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए मिनिमम बीटा से अल्फा में अपना ब्रेन वेव कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अल्फा ब्रेन वेव होता है वो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तब तक आप कभी भी मन से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, गुस्सा होते हैं, उत्तेजित होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स होती है वो बीटा में होती है। दिस इज कम अंडर द बीटा फैक्टर, ये बीटा के अंदर होती है, राइट। अब ये जब बीटा में होती है, दिस कम अंडर द बीटा, ये बीटा में आ गई। अब बीटा में ब्रेन वेव्स शॉर्टर होती हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उत्तेजित होते हैं हम, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन रुक नहीं पाती। आप कहते हैं ना, किसको किसको शिकायत है, सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, सर मन नहीं लगता, बहुत लोग कहते हो ना मन नहीं लगता, सर दिमाग भटकता है, आप लोग कहते हो ना। कभी आपने रुक के पूछा ही नहीं कि ये चीजें कैसे काम होती है। दैट्स कम अंडर when your brain waves at least convert into the alpha, at least come under the alpha, clear, अल्फा में कम से कम आना चाहिए। इसमें क्या होगा, आप अपेक्षाकृत अधिक शांत रहेंगे। जब आप शांत रहेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ती है, आप ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। एक ऐसी भी स्टेज आती है जहां ब्रेन वेव्स फ्लक्चुएट ही नहीं होती। जो ऋषि मुनि समाधि लगाते हैं उनकी ब्रेन वेव्स फ्लक्चुएट ही नहीं होती है, वो परम शांति की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा, और इसके लिए बहुत साइंटिफिक टेक्निक बता रखी है, बहुत बड़ा विज्ञान है इसका, एक छोटी सी जो हर स्टूडेंट कर सकता है। मैं हमेशा वही बताता हूं जो चलते फिरते हो सकता है। आप बस में बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, सिंपल ब्रीदिंग। तो सिंपल क्या करना है, हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट से करते हैं। पहला सिद्धांत आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं, मैं आपको बताऊंगा खुद को बदलना कैसे है। और गुरुकुल यही है, गुरुकुल कुछ और नहीं है। गुरुकुल में आपको जो 5वां सिद्धांत आज आपको बताऊंगा, 5th प्रिंसिपल, और आप उस प्रिंसिपल में जब मुझसे बात करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलेगा कि आपसे बेसिक गलती हो क्या रही थी। कि स्टूडेंट आप लोगों से इतनी बात की, कल भी मैं हॉस्टल में था, परसों भी था बॉयज हॉस्टल में, तो जो आप लोग मुझे फीडबैक देते हो मैं आपको वो रिटर्न करने जा रहा हूं कि आप क्या करने जा रहे हो और क्या आपसे मिस्टेक होती है। तो चलो आज पहले यौगिक ब्रीदिंग शुरू करते हैं। तो यौगिक ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नॉर्मली अपने चेस्ट से सांस लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पेट से सांस लेना है, ठीक है। दिस इज बोल रहे हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग, इसको यौगिक श्वसन भी कहते हैं। सांस को, ब्रेथ को धीमे करना है, सांस को आते हुए देखना है, जाते हुए देखना है, ठीक है, उसको विजुलाइज करना है। और आप देखोगे कई घटनाक्रम होंगे, 10 से शुरू करेंगे, 1 तक आएंगे, पहला काम ये शुरू करेंगे, नहीं तो मेरी क्लास का फायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। और आप देखोगे अंदर कितना अभी माहौल गर्म होने जा रहा है तुम्हारे, कितनी बार मन भटकेगा। 10 से 1 तक बहुत लोग नहीं आ पाएंगे। तो सिंपल क्या होना है, जब आप सांस लेंगे तो ये आपके शोल्डर मूवमेंट नहीं होने चाहिए। और आप देखिए आपकी सांस यहां नहीं, बहुत कठिन काम बताने जा रहा हूं, अभी देखते जाइएगा। आप जैसे 2-3 सांस बीतेगी आप यहीं पे सांस को होल्ड कर लोगे। ये पेट में ऐसा महसूस होना चाहिए, पेट में एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, आप पेट से सांस ले रहे हो, पेट से छोड़ रहे हो, ये मूवमेंट नहीं होगा। सब लोग मेरे साथ करके देखो, तभी तो हम सीखेंगे। अभी देखना, आप जैसे ही आपका आंखें बंद कर दिमाग भटका, तुरंत आपके सांस चेस्ट में होल्ड हो जाएगी। चलो करो, शुरुआत करो। चलिए पेट पे हाथ रखिए, हाँ, सांस को अंदर खींचिए। शांत लग रहा है? अभी बहुत से लोगों ने इसको गलत किया, उन्हें पता ही नहीं सांस ले कैसे रहे। 10 से 1 तक आने मन भटका होगा। इस प्रैक्टिस को बार बार करना है, तब तक करना है जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिल जाए। हर क्लास से पहले गुरुकुल का पहला नियम कि आप यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। हर ब्रेक के हमारे गुरुकुल में नियम है, हर ब्रेक के नियम है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस नियम का पालन करें हर क्लास से पहले। जैसे क्लास शुरू होने वाली है और पूरे एंजॉयमेंट के साथ, अभी तो आपने बेसिक किया, ब्रीद इन, सांस को अंदर जाते हुए देखोगे, ब्रीद आउट, सांस को बाहर निकलते हुए देखोगे, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगा। जितनी ज्यादा ये ब्रेन वेव फैलती जाएगी उतना ज्यादा ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करना शुरू कर देगी। और जितना मन आपका शांत होगा तो फिर जो टीचर आपको बता रहा है,
खासतौर पे गुरुकुल में हम स्मार्ट स्टडीज करते हैं, तो वहां पर आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा खींच पाओगे। जब आप क्लास में लेट आते हो तो आपको डर होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, होता है, अब डांट पड़ेगी, ये होगा, कुछ सब लोग मुझे घूर के देखेंगे, हम क्लास में आएंगे, तो ये जो हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। ये क्या होता है, आप अगले 20 मिनट तक, आप क्लास में बैठने के 20 मिनट तक आप फोकस हो ही नहीं सकते। अब आप टीचर ने सोचो उस दिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, 20 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझ, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी क्लास आपकी गई। तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री भी जब प्राण प्रतिष्ठा करने के बोले, भारत के प्रधानमंत्री, 11 दिन नियमों का पालन किया, जमीन पे सोना है, ठीक है, सिर्फ नारियल पानी पिया। तो संसार में कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो इसी को कहते हैं तप। तप तपाने से निकला है कि आप सफलता पाना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन आप उस तप के लिए तैयार नहीं हो, एक दिनचर्या के लिए तैयार नहीं हो, एक शेड्यूल के लिए तैयार नहीं हो, तो ये बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है? पेज का है आपके लिखने के लिए? अच्छा, बैठिए, कोई बात नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आप किस तरह से अपनी तपश्चर्या को पूरा करेंगे। सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते वो रूल्स प्रॉपर होने चाहिए। और हमारी एजुकेशन में ये सब कोई नहीं बताता, बोलता है पढ़ लो, मेहनत से पढ़ोगे आईएएस बन जाओगे, ये 4 किताबें 6 किताबें। तो किताब किसके पास नहीं है, न्यूज़पेपर किसके पास नहीं है? कोई भी ऐसा माई कलाल नहीं है जो कहते कि मेरे 24 घंटे ज्यादा मेरे दिन होता है, 48 घंटे का मेरा दिन होता है, कोई नहीं है ऐसा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम इस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं। और ये इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम इस सेंस में हो जाता है क्योंकि यहां पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है। और मैंने उस दिन आपको बताया भी था इससे पहले कि ये आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और व्यक्तित्व मैंने क्या बताया था, पर्सनैलिटी वर्ड निकल कर आता है पर्सनल से। बी पर्सनल हर पल, यानी हर पल जब आप अपने विकास पर ध्यान देंगे, अपने डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, तभी आपका व्यक्तित्व निखरेगा। क्लियर है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं इस बात को कि गुरुकुल में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं और ये जो हमारी पूरी श्रृंखला है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, सब लोग यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मान के चलिए आपको बहुत कुछ, कई लोगों को पता है, कई लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, कई लोग अभी शुरुआत करेंगे, राइट। तो आखिर ये शुरुआत कैसे होगी और इस शुरुआत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। शुरुआत यानी आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला लोग कहते हैं सर कौन सी बुक्स पढ़ें, यही बात होती है, सबसे पहले हम कौन सी बुक पढ़ें। सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ये नहीं पूछता बुक कैसे पढ़ें, सब लोग ये पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें, क्यों पढ़ें, इसके बारे में भी कोई नहीं पूछता कि हम ये बुक क्यों पढ़ें। बोले कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन इस न्यूज़पेपर से क्या पढ़ें, इसका भी किसी को नहीं पता होता है। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत परेशान करने वाली हो जाती है कि स्टूडेंट को लगता है कुछ पता ही नहीं है। तो आईएएस की तैयारी के 5 स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। उन 5 स्टेप को लिखो, समझो और देखो कि तुमने इसमें से कौन से स्टेप अपनी लाइफ में अभी तक इंप्लीमेंट किए या एक भी नहीं किया। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप होता है, बड़े ध्यान से लिखना ना, कोई भी बिगिनर अगर है तो ये 5 स्टेप उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर इसमें से एक भी छूटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो किसी भी स्टेज पे मारा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी के तीनों एग्जाम का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। लोग कहते हैं मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं, देना चाहती हूं, उन्हें यही नहीं पता प्रीलिम्स का नेचर अलग है, मेंस का अलग है और इंटरव्यू का अलग है। और तीनों के लिए वो अलग अलग डायमेंशंस डिमांड करते हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हो, अगर आपको बोलने का ढंग नहीं है तो इंटरव्यू में बैठे रहोगे आराम से। आप बहुत अच्छा पढ़ते हो और आपको लिखना नहीं पता है तो आप तो भूल ही जाओ कि आप मेंस कभी भी जीवन में क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सारे स्टेप्स में आपको महारथी बनाया जाता है। और जब एक साथ कई काम करना होता है, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं आपको 2 साइकिलों की गद्दी पर पैर रख के खड़ा होने के लिए कह दूं तो क्या होगा, ये बहुत टफ है। यूपीएससी आपसे यही करने को कहता है कि आप बैलेंसिंग एक्ट करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले होता है आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं।
ये बात किसको किसको पता है? ईमानदारी बहुत जोर से बोलो। हाँ बताओ, आप आईएएस क्यों बनना चाहते? नहीं बनना चाहती? पक्का? ठीक है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं ये किसको किसको पता है? देखो लोग डर के मारे हाथ ही नहीं उठा रहे आज। हाँ, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आप सिविल सर्विसेज क्यों क्रैक करना चाहते हैं? आप सिविल सर्विसेज क्यों क्रैक करना चाहते हैं? किसको किसको पता है? पक्का? पक्का पता है आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? भाई माइक दो जरा तो, इन सबके नाम लिखो, आज इनकी लास्ट क्लास है। इनको माइक दो, ये आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? कैमरा लेके जाओ, जरा पूछो तो। ये जितने अभी आए सबके नाम लिखो, क्लास के बाद इनको सब बाहर अभी बिठाओ इनको। हाँ जी, अभी देखता हूं, बताओ बताओ आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? टू सर्व द नेशन। और हाउ विल यू सर्व द नेशन? ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ और पूछता हूं। आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका सबका विजन क्लियर है? सबका विजन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्टिंग कर देता हूं। आप आईएएस कैसे बनना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते जो हैं, ये इसको चाहत बोलते हैं। चाहने को तो आप हार्ले डेविडसन भी चाहते हैं, चाहने को आप चाहते हैं कि आप ऐसी बाइक उड़ाएं कि एक आध देश क्रॉस हो जाए, चाहने को तो आप बहुत कुछ चाहते रहते हैं, लेकिन चाहने का तरीका क्या है? आप कैसे आईएएस बनना चाहते हैं? अब जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वाकई में आपको लक्ष्य बनाने आता है या नहीं आता है? कितने लोगों को टारगेट सेट करना आता है? क्यों? क्योंकि आप जब टारगेट नहीं सेट कर पाओगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा? जैसे ये देखो अभी लेट आ रहे हैं 2-4, ये आज इनकी आखिरी क्लास है यहां पे। अगर ये अपॉलॉजी लेटर इनकी नहीं आएगी तो आज के बाद ये आखिरी क्लास है इनकी। ये भूल गए कोजांग सर क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक इसी तरह के नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर वो क्लास से 10 मिनट पहले आकर उन्होंने यौगिक जो ब्रीदिंग नहीं की तो नहीं क्लास में आने दूंगा। 10 बच्चे पढ़े लेकिन 10 के 10 सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो 10 जब सेलेक्ट होंगे नियमों से तो जाकर देश को बदलेंगे। अच्छी चीजें सीखोगे तभी तो किसी को सिखाओगे। आईएएस सिर्फ अधिकारी नहीं होता है, वो एक शिक्षक भी होता है। वो जिस जिले में जिस क्षेत्र में रहता है वो अपने कर्मों से अपने लोगों को बदल देता है। अभी कल मेरी एक आईएएस ऑफिसर से बात हुई, हीरालाल जी ने डायनेमिक डीएम की बुक लिखी है और उनको मैं योजना की क्लास में पढ़ा चुका हूं। वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक सेमिनार लेने आ रहे हैं। वो सचिव स्तर पर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो चुके हैं। तमाम न्यूज चैनल में मैंने ग्रुप में वीडियो भी उनकी डाली थी। तो वो मात्र आईएएस नहीं है, वो हर जगह जाके छात्रों को शिक्षित करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पूरे देश में घूम घूम के वो पानी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट के बीच में उन्होंने कहा कि आपके, मैंने जब बताया कि गुरुकुल के बच्चे ऐसे ऐसे ऐसा, बोले अरे मैं आ रहा हूं, मैं मिलूंगा बच्चों से, नहीं तो ऑनलाइन में सेमिनार करूंगा और जल संरक्षण के तरीके बताऊंगा। तो एक आईएएस सिर्फ अधिकारी नहीं होता, वो एक शिक्षक भी होता है। तो अगर वो स्वयं जागरूक होगा तभी तो जागरूक किसी को करेगा। आप अंदाजा लगाइए कि कल देश में पानी नहीं रह जाएगा तो क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। तो लोग आगे बढ़ रहे और प्रयास कर रहे हैं। तो आप एक याद रखिएगा, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, आप शिक्षक भी हैं। और सिर्फ आपके बोलने से काम नहीं होगा, आपका आचरण देखा जाता है। एक आईएएस कौन होता है? लीडर होता है। मैंने आपको पहले बताया था, आईएएस कौन होता है? लीडर होता है। लीडर और नेता में एक फर्क होता है। नेता भाषण दे देता, वादे कर देता, चला जाता है। लीडर अपने मन, वचन और कर्म से लोगों को प्रेरित करता है। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप में से बताइए कितने लोग टीना डाबी की तरह बनना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, उस तरह के अधिकारी बनना चाहते हैं, हीरालाल यादव जी जैसा बनना चाहते हैं?
एनएसए अजीत डोभाल जैसा बनना चाहते हैं, अमिताभ कांत जैसा बनना चाहते हैं, ब्रिजेश मिश्रा जैसा बनना चाहते हैं। कितने लोग हैं यहां पे कि आपका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अब आपसे मैं जो बात करने जा रहा हूं, शायद इससे पहले किसी ने आपसे इसके बारे में बात नहीं की होगी कि हमने लक्ष्य बना लिया, सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। अब मैं आपसे कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है कि किसी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद, कुछ ऐसा करने के बाद अचानक से आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आप भटकने लगते हैं, आप इस तरह क्लासेस में लेट आते हैं, आप एब्सेंट रहते हैं, आपके पास लॉजिक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि आप निकले थे किसी और काम करने के लिए, करने लगते हैं कुछ और। आप यहां आए अपने मां बाप से बहुत बड़ा सपना बेचकर, आपने कहा ना, उनसे वादा किया कि हम जाएंगे आईएएस बनने के लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दिन आपने अपना एक सपना उनको बेच दिया और इसके बदले उन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई आपको दे दी उन्होंने गाड़ी कमाई, बहुत तकलीफ उठा के उन्होंने यहां भेजा है। तो आपको कोई हक नहीं है कि अपने मां बाप के सपनों के साथ झूठ बोलिए। और आप जब अपनी कमजोरियों पे आता है तो आप दुनिया भर की तरफ उंगली उठाते हैं, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। करते हैं ना, करते हैं। कब तक भागोगे? जहां से चले वहीं आकर रुकोगे और कहीं नहीं जा पाओगे। क्योंकि हमें हमारे एजुकेशन में सिखाया जाता है, कोचिंग वादा कर देती है, अरे आइए ये सब हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों गुरुकुल में बहुत से लोग जो है वो विचलित रहते हैं, हॉस्टल छोड़कर भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदत नहीं रही है। उन्होंने सोचा था कि हम सपने देखेंगे और आईएएस बन जाएंगे, कभी यह भी ध्यान नहीं दिया कि हम आईएएस बनने के लिए कौन से नियमों का पालन करें। कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि आईएएस सरकारी पोस्ट है, पावर मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा। अरे तुम पर्पस ही नहीं जानते हो। तो चलो आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं और मैं जो आपसे प्रश्न पूछते जा रहा हूं, देखें किसके पास उसका जवाब मौजूद है। कई साल पहले आप लोगों ने सोचा होगा ना आईएएस बनना है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल पहले तो आपने सोचा होगा ना मुझे आईएएस बनना है। इतना टाइम तो हो गया होगा। तो चलो आज कुछ सवालों के मेरे जवाब दे दो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। एक होता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो वो भी जाके कहता होगा ऑडी में चाहता हूं, बीएमडब्ल्यू भी चाहता हूं, जेब में 10 रुपए टोटल नहीं है। चाय भी वो कट वाली पीते हैं कि 10 रुपए चाय, यारी 5 की तू पी ले, 5 की हम पी लेते हैं। वो आईएएस भी बनना चाहते हैं, वो चंद्रमा पे भी जाना चाहते हैं। सोते सोते कई बार उन्होंने पाकिस्तान पे भी आक्रमण कर दिया था। चाहने और होने के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये क्लासेस उसी के बारे में। अब आज पहला जो मैंने आपको नियम सिखाया है कि आप आईएएस, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं लक्ष्य बनाया कैसे जाता है। 99% बच्चे जो फेल होते हैं वो यही कहते हैं, सर हर क्लास देखो सबने हाथ खड़ा किया, आईएएस बनना चाहते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताते जाना, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसकी ये 9 स्टेप तैयार हैं? रेडी? तैयार? चलो ये जो बच्चे हैं इनको भी जल्दी से दो कॉपी पेन। और ये एक्सरसाइज पहला, आप आईएएस, कितने लोग देखे आईएएस बनना चाहते हैं, उनकी तैयारी है? रेडी? चलो, गोल्स कैसे बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी मैथमेटिक्स, ठीक है, सबसे बड़ी मैथमेटिक्स। आपका लक्ष्य क्या है? आईएएस बनना। अब मुझे ईमानदार दिल पे हाथ रखना, 1% झूठ नहीं बोलोगे, बस मुझसे इतना वचन दो, 1% झूठ नहीं बोलोगे मुझसे। गुरु से, डॉक्टर से और वकील से ये नियम याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर को बोल, मान लो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, सर में कुछ दर्द सा हो रहा है, तो दे देगा उसकी दवा, रात भर हाथ चिल्लाते रहोगे, निकल जाओ। अगर वकील से तुमने झूठ बोला तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और शिक्षक से झूठ बोला तो वो कभी तुम्हारा बेस्ट नहीं निकाल पाएगा। तो इन 3 से कभी झूठ मत बोलना, याद रखना। तो चलो जरा देखते हैं। तो पहला, हाउ टू डिफाइन गोल, लिखो, शुरू करो और देखे ईमानदारी से मेरे सवालों का जवाब दो कि तुमने इतना माइक्रो लेवल पे तैयारी की कि नहीं की। अगर ये प्रैक्टिस आज मेरे साथ कर लिया, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कभी होपलेस नहीं होगे। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, होपलेस नहीं होगे तुम। लेकिन उसके मैकेनिज्म होते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़ के थोड़े ना कोई मोटिवेट होता है। अपने जीवन को आप खुद जो है डिजाइन कर सकते हो। चलो, हाउ टू डिफाइन गोल। पहला, व्हाट इज योर ओवरऑल मिशन और पर्पस। आपका समग्र मिशन या उद्देश्य क्या है? समग्र मिशन। हम लोग ड्रैग किए जाते हैं। प्रकृति का नियम है कि अगर मैं इस पानी को गिराऊंगा तो किधर गिरेगा?
ऊपर जाने की कोई संभावना? प्रकृति प्रवास में। क्लियर है? हवा जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती। इसी तरह जब जीवन में मैंने वर्ड यूज किया समग्र, यानी ओवरऑल, यानी मैं सिर्फ आईएएस बनना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने आप को एक एग्जाम की तरफ देख रहे हो, और फिर क्या होता है, एग्जाम ही आपको संसार में सबसे बड़ा राक्षस दिखाई पड़ता है। ओवरऑल गोल का मतलब क्या होता है, जरा इसको हम समझ लें। जैसे आप यहां पर हो एक स्टूडेंट के फॉर्म में, आपने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, ये रहा मैं। अब आपने कहा कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ठीक है, तो आपको यह लग रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसके आगे कुछ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल पर्पस का मतलब क्या होता है, आज आप समय लीजिए, आज आप बैठ के रात भर लिखिए और फिर मुझे बताइए। एक तो ये हो गया कि सर ये आईएएस का यूपीएससी का एग्जाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, तो आपको लग रहा होगा संसार में इससे ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लगता है कि इसके पार सिर्फ अंधेरा है, डर है। कितने लोग जिनको 24 का एग्जाम देना मेरे पास आ रहे हैं, सर घबराहट हो रही है, सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा प्रीलिम्स, सर नहीं हुआ तो क्या होगा, सर ऐसा हुआ तो क्या होगा, रात दिन आ रहे हैं। उनका सिंपल सा एक कारण है कि उन्होंने लाइफ के पर्पस को देखा ही नहीं कि ये क्या है। तो उन्हें लग रहा है एक समय हम जिस पर इतना फोकस कर रहे हैं वही हमें लगता है संसार की सबसे कठिन चीज है। अब इसको थोड़ा सा, मेरे पहले क्वेश्चन का मतलब चेंज कर दो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। सपोज दैट मैं अपने लिए एक लक्ष्य बनाता हूं कि मुझे कल भारत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना है, या कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, या कल को मुझे ऐसा काम करना है कि मैं भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की आर्थिक नीति मैं तय करूंगा। मैंने आज ये लक्ष्य बना लिया। एज ए स्टूडेंट हूं मैं, आज पहली बार गुरुकुल में आया हूं और मैंने ये लक्ष्य बना लिया कि सर कल भारत की रक्षा नीति मैं तय करूंगा, सर मैं सरकार का जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो आपने जब ओवरऑल किया तो आपने लिखा कि कैबिनेट सेक्रेटरी आप बनेंगे। अब सडनली क्या हुआ, आपका जो एंगुलर है, ऑप्टिक्स जो है वो चेंज हो गया। इसके लिए मुझे आईएएस परीक्षा पास करनी होगी या आईएफएस की परीक्षा पास करनी होगी। मैं अमेरिका में भारत का राजदूत बनना चाहता हूं, मैं भारत अमेरिका संबंधों को एक नया आयाम देना चाहता हूं, मैं भारत चीन संबंधों को एक नया आयाम देना चाहता हूं। एस जयशंकर साहब के बारे में पढ़िए, तो जब मनमोहन सिंह सरकार की गवर्नमेंट में अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके एक ऐसे देश के साथ परमाणु समझौता किया था जिसने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी पे साइन नहीं किया था, जिसने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था, अमेरिका ऐसे देशों को फूटी आंख नहीं देखता था, और अमेरिका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 में चेंज करके भारत के साथ उसने परमाणु समझौता किया। आप सरकारों को जो है बात कहते हैं, लेकिन कभी एस जयशंकर के साथ पढ़िए कि कैसे उन्होंने वहां जाकर गवर्नमेंट के, वहां भारत के राजदूत थे और कितना ज्यादा वहां की सरकारों में बदलाव कर दिया, इंडियन डायस्पोरा में बदलाव किया, कई मीटिंग्स की, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर ग्रुप के पास दबाव बनाया, भारत के पक्ष में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, तब वहां की सरकार ने बदलाव किया। वो अमेरिका जो कहता था सीटीबीटी पे साइन नहीं है, एनएसजी पे साइन नहीं है, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे, उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और भारत को किससे कितना फायदा मिला। तो ये चीज होती है। अब मैं आईएएस बनना चाहता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य ये है। अब जरा तुम देखो, अब तुम्हारे लिए यह परीक्षा उतनी कठिन नहीं रह जाएगी क्योंकि इससे बड़ा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने। सिंपल ऑप्टिक्स समझा रहा हूं। तो इसी को जेफ केलर कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर की बुक है, यही है कि नजरिया ही सब कुछ है। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि यूपीएससी क्रैक करना ही मेरे जीवन का समग्र गोल है, तो आपको वो डराता है, वो गौलियत की तरह हो जाता है, वो राक्षस की तरह हो जाता है। आपको लगता है इसको मारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपके जीवन का एक पर्पस है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े पर्यावरणविद बन सकते हैं, आप सरकार की नीतियों का प्रयोग करके हजारों लाखों लोगों के जीवन में चेंज लेकर आ सकते हैं। बट दैट इज नोन एज पर्पस, दिस इज नोन एज गोल। और आप गोल और पर्पस का अंतर नहीं जानते, इसीलिए आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये गुरुकुल 2024 बैच के साथ हमने सीखा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद 2-3 महीने बाद वो रोज पगलाए से घूमते क्यों रहते हैं, परेशान से घूमते क्यों रहते हैं, उन्हें एकांत में क्यों बात करनी होती है।
उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आपको गोल और पर्पस के बीच का अंतर नहीं। तो आप अपना एक पर्पस तैयार करिए, कुछ भी आप जो भी हैं, कि संसार में कुछ भी हो जाए मुझे यहां तक पहुंचना है। और जब वो जितना बड़ा होगा तो ये उतना छोटा होता चला जाएगा। फिर यूपीएससी परीक्षा आपको लगेगी सिर्फ एक एग्जाम है मेरी उस मोहब्बत तक पहुंचने का, मेरे उस प्यार तक पहुंचने का। मेरा प्यार ये है, मुझे पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, मुझे हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। तो इस पावर हायरार्की में जितना ऊपर जाओगे परिवर्तन की ताकत उतनी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। ये पिरामिड में तुम्हें ऊपर जाना है। आदेशों का पालन करना और आदेशों का निर्माण करना, ये सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। मैं कोई आदेश पारित करूंगा तुम्हें पालन करना पड़ेगा, और मैं ही आदेश पारित करूंगा इसके लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा। मेरी एक एक बात को लिखना और मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको गोल, अगर आप कहते हैं आईएएस बनना चाहते हैं तो पहले गोल और पर्पस यानी उद्देश्य के बीच का अंतर पैदा कर लीजिए। आप में से आज जितने भी लोग इस छोटे से अंतर को समझ जाएंगे, जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूं कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं, कभी आईएएस परीक्षा को कठिन कहेंगे ही नहीं, कभी आईएएस परीक्षा तुम्हें असंभव लगेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ये मात्र एक परीक्षा है। आज तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ है तुम्हारा, खा जाएगा, लील जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि तुम उससे लग रहा है कि आगे जा ही नहीं सकते। सो नजरिया चेंज करो, नजारे बदल जाएंगे। क्योंकि अगर तुमने अपनी हिम्मत छोड़ दी तो इस यात्रा में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस यात्रा यूपीएससी में 3 P की सबसे ज्यादा जरूरत है। बार बार बोल रहा हूं, ये जिसके पास है लिख लो, आज डेट के साथ लिखना, उजांग सर ने कहा है। अगर ये 3 चीज है यूपीएससी में, माई का लाल कोई तुम्हें रोक के दिखा दे तो जान जाओ। बहुत सरल एग्जाम है, और इसमें से अगर एक भी गायब है तो कोई तुम्हें पास करा के दिखा दे वो भी जानता हूं। इनमें से एक भी स्टेप नहीं हिलना चाहिए। स्टूल देखा है? स्टूल में 3 पाए होते हैं, एक भी हटा दो तो ये 3P का याद रखना। फर्स्ट P पेशेंस, धैर्य। ये एग्जाम धैर्य मांगता है। दूसरा P परसिस्टेंस, लगातार। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तुम 12 घंटे पढ़ो मेरे भाई, मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ो रोज, मैं तुमसे कह रहा हूं 6 से 7 घंटे निकाल सकते हो, लेकिन रोज एक काम करना है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, रोज आंसर राइटिंग करनी है। बस तुम 2 ही लिखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मत तुम टाइम निकालो कि आज सुबह बैठूंगा शाम तक 50 आंसर लिख दूंगा, ना कोई लिख सकता है और ना तुम लिखोगे। तो जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा नियम है, जो काम आदतें चुन लो। आदतें चुनना पड़ेगा तुम्हें, डू लिस्ट नहीं, शेड्यूल लिस्ट बनानी पड़ेगी। यही सब गुरुकुल में सिखाऊंगा। वो चीजें जो तुम्हारे सामने काम दिया जा रहा वो नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है। और उनको फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बारंबारता के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, इसको जो है लगातार प्रैक्टिस के साथ करते जाना है, परसिस्टेंस करते जाना है। अब तुम्हारा चुनौती है कि तुम्हें कैसे वो समय निकालना है। समय से ज्यादा टास्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी परसिस्टेंस आता है। जैसे बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे जिनका सिलेक्शन हुआ, नौकरी पे जाते थे बेचारे, तो ये तब तक स्मार्टफोन नहीं आया था, तो वो लोग क्या होता था, एक माइक्रो आती थी, मतलब छोटी वाली फोटोकॉपी हो जाती थी, बहुत छोटे छोटे अक्षर में आ जाते थे, या वो ऐसे ताश के कार्ड जैसा कुछ बना लेते थे और जेब में रख लेते। जैसे मान लो कैंटीन बैठे, अब उनका टाइम इज नॉट, तुम कहते हो कि सर मेरा पढ़ने का टाइम, पूरा पूरा गुरुकुल में परेशान थे, हमने इतने सख्त नियम बना रखे, लोग परेशान है, सर ये वाले का टाइम नहीं मिल रहा, वाले का टाइम चाहिए, ये सब रोज मेरे सामने बैठे रहते थे। टाइम नहीं, टास्क इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, टाइम नहीं टास्क इंपॉर्टेंट है। अगर इस महामंत्र को आज तुम समझ गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। टाइम नहीं टास्क इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या था स्टूडेंट, वो क्या करता था, ऐसे छोटी छोटी माइक्रो रख लेता था, ठीक है, ऐसे जेब में रख लिया। अब जैसे मान लो कैंटीन में चाय पीने गए, तो कैंटीन में लोग चकल्लसबाजी करते हैं, अरे यार बॉस ये खराब है, वो ऐसा है वैसा, दुनिया भर का। वो क्या था, माइक्रो रखे रहता था, किताब का बहुत छोटा सा वर्जन, गुटका टाइप का, और उसका काम था, उसने कोई टाइम नहीं डिसाइड किया कि भाई नौकरी है, मजबूरी है, काम करना है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको क्या करता, तो उसका था कि भाई मुझे ये 4 पेज 5 पेज मुझे पढ़ डालना है, तो उसने क्या किया, सारा पढ़ डाला। जैसे मैंने बच्चों को सिखाया ऑडियो नोट्स बनाओ,
तो भाई मान लो तुमने देखा कि मेरा काम क्या है कि मुझे 10 पेज पढ़ना है। अब सर मुझे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। अरे लग जाता है, ठीक है, मजबूरी है, कुछ कारण रहे होंगे तभी तो तुम्हें आना जाना पड़ रहा है। तो मैं उतनी देर, मेरा क्या होता है, तुम्हारा फोकस हो गया मुझे आना जाना बहुत पड़ जाता है, आई डोंट हैव टाइम, दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। अरे वो देखिए वो तो हॉस्टल में रहता है, कितना लग्जरी है उसके पास। तुम्हारा फोकस क्या है, उसको प्रिविलेज है, मैं प्रिविलेज नहीं हूं, तो तुम रोना पीटना शुरू कर देते हो। होना ये चाहिए अच्छा तरीके ढूंढने, मुझे टास्क पूरा करना है, मुझे आज ये 10 पेज की ऑडियो, मुझे ये 10 पेज याद होना चाहिए, बस यही पता होना चाहिए। तो भैया मुझे 45 मिनट आना जाना है, तो क्या किया, कान में ईयरफोन लगाया, अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लिया और मैंने वो टास्क पूरा कर लिया। तो मेरा वो टाइम यूटिलाइज हो गया। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेट्रो से आना है, न्यूज़पेपर क्या जरूरत है, तुम झांको कौन चढ़ा कौन नहीं चढ़ा, कंडक्टर हो, टिकट काटना है तुम्हें, किसने कौन से कपड़े पहने, कौन किससे बतिया रहा है, घर जाकर तुम्हें बात करना, आज हमने जोड़ा देखा। अरे क्यों देखा, तुम्हें अपने काम से मतलब रखो ना भाई, सिर्फ अपना जो है न्यूज़पेपर पलटो खत्म करो। तो तुम्हारा टास्क फोकस होना चाहिए कि किसी भी हालत में मेरा टास्क पूरा हो जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर ये टाइम में हो जाए तो और अच्छी बात है, बट यू हैव टू एनालाइज योर ओन सिचुएशन, इट्स टोटली डिफरेंट। ज्यादातर लोगों को देखा है दूसरे का रोना रोते रहते हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऐसा है, तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो इसलिए होता है, मैं समझ चुका हूं कि उन स्टूडेंट को पर्पस और गोल के बीच का अंतर नहीं पता है। तो आज पर्पस अपना लिख लो कि रियली यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर और समथिंग एल्स। इफ उससे बड़ा कोई गोल होगा तो ये अच्छा लगेगा। और मैं तुम्हें साइकोलॉजिकली इसकी स्टडी बताऊं, प्रूव करके बताता हूं। जब 10th क्लास का बोर्ड आया तो तुम्हें संसार में सबसे कठिन क्या लगा था, याद करो वो सीन जब सेंसरशिप चारों तरफ थी, तुम खेल नहीं सकते, किसी शादी ब्याह पार्टी में तुम जा नहीं सकते, तुम बाहर घूम नहीं सकते, तुम खुल के हंस नहीं सकते, तुम छुट्टियां ले नहीं सकते, क्योंकि जो आदमी जिसने वो पढ़ा भी लिखा नहीं था वो आपसे बोल के जाता था बोर्ड है, ठीक है, वो आपको ऐसा देखता था कि जैसे मतलब आप कुछ और ही दुनिया से आए हो। याद है आपको वो टाइम, आपने खेल लिया, खराब हालत, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, टीवी देख रहे हो, सब बंद। और आपको भी कुछ समय बाद लगने लगा था क्या कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है। सभी लोग 10 दे के आए होंगे, सभी इस हालात से गुजरे होंगे, है कि नहीं है। तो दुनिया, आपको क्या लगा कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम, मानते थे कि नहीं। और जब उसका रिजल्ट आने वाला था तब दिल कहां कहां धड़कता है, तो ये भी पता चला होगा, सर में भी धड़कता है, पैर में भी धड़कता है, पीठ में भी धड़कता है, आपको ये भी पता चला होगा। लेकिन जब आप 12th में गए तब, जब ये भी था कि 12th में नहीं हुआ तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आईआईटी नहीं निकलेगा, नीट नहीं निकलेगा, और तब कोई तुम्हारा कोई जूनियर, कोई घर में भाई बहन जिसका 10th था, उसको आपने बहुत समझाया होगा, अरे यार 10th का बोर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ये वाले चैप्टर पढ़ लो, भैया 10th के बोर्ड में क्या रखा है, टेंशन तो 12th के बोर्ड में है, राइट और रॉन्ग। तो अब जब तुम 12th में आए तो तुम्हें 10th का बोर्ड हलवा, तुमने ज्ञान बहुत बांटा होगा, तुमने ज्ञान बहुत बांटा होगा कि यार ऐसे ऐसे कर लेना हो जाएगा, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ये सब शब्द याद आ रहे होंगे तुम्हें। अरे घबराने के बाद निकल जाता है, मैं भी घबरा रहा था, चिल हो जाएगा। तब तुम्हें लगता था दुनिया में सबसे कठिन एग्जाम 12th का बोर्ड है। फिर तब तक आईआईटी या नीट देने की बारी आ गई होगी कई लोगों की, फिर देखा होगा उसमें कंपटीशन, दांत खा लिए होंगे सारे जितने भी, ये जो नाखून खा लिया, फिर तुम्हें लगता होगा दुनिया में से ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। तो जो हासिल कर लिया तुम्हें आसान लगने लगा। तो यही तो साइकोलॉजी, और है क्या, एक कठिन सरल कुछ नहीं है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। जब तुम अपने पर्पस को अपने सामने रख लोगे कि तुम्हें ये बनना है इतने सालों में, तो तुम्हें उस दिन आईएएस का एग्जाम आसान लगने लगेगा। जब चीज आसान लगने लगेगी तो फिर वो आपकी कमांड में आ जाएगी, नहीं तो वो तुम्हें डराती रहेगी, तुम डरते रहोगे, मामला साफ हो जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन तुम अजीबोगरीब बिहेव करते हो। तो पहला लक्ष्य हमने क्या देखा, आप आईएएस बनना चाहते हैं। आज मैंने आपसे समझा क्या आप आईएएस ही बनना चाहते हैं या इससे भी बड़ा कुछ बनना चाहते हैं। तो आज पहला किसने किसने ये काम किया है, ईमानदारी से बताओ। 1 2 3 4 5, अभी देखते हैं, अभी और नंबर कम होता जा रहा है।
बड़े आसानी से कहते हैं ना सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। अब देखो, सेलेक्ट वन गोल दैट रिलेट टू योर ओवरऑल मिशन। एक लक्ष्य चुने जो आपके समग्र मिशन से संबंधित हो। मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मैं 2025 में मुझे पेपर देना है, अब मनी मन चल रहा होता है 26 तक तो हो जाएगी तैयारी, ठीक है। तो एक ऐसा सेलेक्ट बात करें, जैसे आप कहते हैं कि 2025 में मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। आर यू स्पेसिफिक और नॉट? अभी फंसोगे, बोलो फंसोगे। 2026 में मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। कितने लोग इस तरह से बात करते हैं? सोच समझ के जवाब देना, पर ट्रैपिंग का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कब एग्जाम देना है? देखो 27 या इसके लिए 365 दिन की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे खा जा रहा है 365 दिन। किस साल एग्जाम देना है? स्पेसिफिक क्या है तुम्हारा? सोच समझ के जवाब देना। किस साल एग्जाम देना है? अब पूरी बात बताओ। 2025 में तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है। इसको और माइक्रो लेवल, कितने दिन बाद एग्जाम देना है? अभी 2025 बोलोगे ना, नेक्स्ट ईयर ऐसे बोलते ना, नेक्स्ट ईयर। कितने दिन बाद एग्जाम देना है? हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट? लो कह रही 600। इसका साल पता नहीं किस ग्रह का कैलेंडर लेके घूम रही है। 400 500 100 दिन में इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नोबडी इज स्पेसिफिक। यस और नो? नहीं स्पेसिफिक हो कि मेरे पास 380 डेज बचे हैं, 375 डेज बचे हैं, 390 डेज बचे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्पेसिफिक? नोबडी। एंड इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट योर वन डे, इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट योर वन डे, आप एक दिन के लिए अपने अगर स्पेसिफिक नहीं है, यू विल लूज योर वीक, यू विल लूज योर मंथ एंड यू विल लूज योर ईयर। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी सिर्फ एक दिन की जर्नी होती है, सिर्फ एक दिन की जर्नी। इफ यू कंट्रोल योर डे, यू विल कंट्रोल योर वीक, यू विल कंट्रोल योर मंथ एंड यू विल कंट्रोल योर ईयर एंड यू विल कंट्रोल योर रिजल्ट ऑल्सो। बिकॉज यू आर थिंकिंग, तुम्हें बताया गया 2025 में एग्जाम देना, 2026 में मुझे आईएएस बनना है। यू डोंट कंट्रोल अबाउट टुडे। This is my schedule, this is my task, this is my topics and I'm going to control it. और before sleeping, सोने से पहले, this was my topic, this was my schedule, this was my answer and I completed. In the morning, एक यूपीएससी एस्पिरेंट सुबह उठता है, सुबह सौगंध लेता है, सुबह शेड्यूल बनाता है कि ये मेरे घंटे, ये मेरे टॉपिक्स, ये मेरे काम, और शाम को सोने से पहले वो संगंध उठाता है और पूरा करता है। मेरी ये सौगंध पूरी, मेरा ये काम पूरा, मेरा ये काम पूरा। इफ यू हैव एबिलिटी टू लिव इन अ वन डे, मैं तुमसे कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। नाउ कम टू द थर्ड पी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने छोड़ दिया था। ये हो गया परसिस्टेंस, ये हो गया पेशेंस, एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? द बिगेस्ट ब्रह्मास्त्र यू हैव टू कॉन्कर दिस यूपीएससी, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? नोबडी नोज। अभ्यास करिए प्रश्नों का। इट इज नॉट अबाउट द मटेरियल यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज। ये कोई मटेरियल नहीं जिसको तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो। प्रैक्टिस अबाउट व्हाट? द प्रैक्टिस अबाउट शेड्यूल, द प्रैक्टिस अबाउट बिहेवियर, द प्रैक्टिस अबाउट हैबिट्स। यूपीएससी में वही लोग सक्सेस होते हैं जो हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूज़पेपर इज नॉट अ टास्क। पीपल से 6 से 7 न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर इज हैबिट। When your task become your habit, लाइन लिख लेना, बहुत खूबसूरत लाइन है। When your task become your habit, सक्सेस कम ऑटोमेटिकली। अगर आपका कार्य आपकी आदत बन जाता है, अगर आपका कार्य आपकी आदत बन जाता है, सफलता अपने आप आ जाती है। बस इस बात को याद रखना। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? भाई मुझे सिर्फ 3 आंसर लिखने हैं पर डे, लेकिन मुझे 3 लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लिखने हैं। मुझे रिवीजन करना है, मुझे करना है। मुझे किसी से कहने की जरूरत, उजांग सर पे खड़े होंगे, मेंटर सर पे खड़े होंगे, कुछ कहना नहीं है, मुझे ये चीज करनी है। ठीक है? तो व्हेन योर टास्क बिकम योर हैबिट एंड यू हैव ओनली वन डे टू लिव,
सो जितने भी स्टूडेंट इनको ये 2025 या 2026 देना है, इफ आर नॉट हैव एबिलिटी टू टेल इन द मंथ, अगर तुम्हारे पास मंथ में कहने का नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिन में कहने के लिए कुछ नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा। हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट? क्योंकि जो तुम्हारा प्लान बनेगा तुम 2025 के हिसाब से बना रहे हो, और जैसे बोले अभी तो 24 चल रहा है, अभी तो 1 साल बाकी है। और जब तुम दिन में बात करोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो सुपर स्मार्ट स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक नंबर यूज करते हैं, वो दिन भी नहीं बोलते। आई हैव ओनली 1440 मिनट्स, मेरे पास 1440 मिनट हैं। एक 24 घंटे के बराबर कितने मिनट हैं? 1440 मिनट। सुपर स्मार्ट होते हैं वो आईएएस बनने के बाद इतना काम कर लेते हैं कि कलीग्स नहीं कर पाते। ये सुपर विद्या है। तो आज के बाद कभी भी इस टर्म में बात मत करो कि मुझे 2025 में एग्जाम देना है, 2026 में। हाउ मेनी डेज, जब भी तुम्हें देना है यू डिसाइड, बट एवरी टाइम आप किस में बात करोगे? मेरे पास कितने दिन है। और तुम्हारे पास सिर्फ एक काम, दिन की शुरुआत में टारगेट्स तय हो, दिन जब खत्म हो तो बस इतना देख लो कि मेरा कितना काम खत्म हो गया। Then you will establish practice. It is not about giving some assignments or questions. क्या करोगे? किसी दिन जोश में आ गए, टेस्ट देने चले आए, अगली बार नहीं आए। क्यों फ्लक्चुएशन इतनी होती? क्यों क्लास में रेगुलर रहते हो? किसी ने तुम्हें कनपटी बंदूक रखा हुआ है कि क्लास मत आना? किसी ने तुम्हें मार के या धक्के भेज के भेजा है कि जाओ गुरुकुल में एडमिशन ले लो? किसी ने किया कुछ ऐसा? अपनी मर्जी से आए हो ना? अपनी मर्जी से आए थे। तो जब अपनी मर्जी से आए थे तो जिस क्लास के लिए तुम आए हो उस क्लास में रेगुलर क्यों नहीं हो? हु इज स्टॉपिंग यू? मैं, मेरा स्टाफ, तुम्हारे पुराने दुश्मन? कौन तुम्हें रोक रहा है रोज क्लास में आने से? कौन तुम्हें रोक रहा है टाइम से क्लास में आने से? कौन तुम्हें रोक रहा है असाइनमेंट पूरा करने से? लाइब्रेरी कई लोग बैठते ही नहीं है, कौन रोक रहा है तुम्हें भाई? कौन रोक रहा है तुम्हें? ऐसा भी नहीं कि वाघा बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हें लाइब्रेरी जाना है, पाकिस्तान में हमने बना रखी हो, यहीं पर है। कौन रोक रहा है? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम यहां क्यों आए हो। तो आप जब ये पर्पस आपको क्लियर होगा, जब आप अपने एक दिन पे, बस तुम्हारी जिंदगी एक दिन की है, तुम ऐसे ईमानदारी से देख के देखो, जिन लोग जो रेगुलर किसी भी काम में नहीं होते हैं उनके अंदर एक खास आदत होती है, बहुत खास गुण होता है, वो कल पर बड़ी खूबसूरती से टाल देते हैं। कल पक्का, आज ये काम कर लूं, ये जरूरी है, कल पक्का, कल क्लास में जरूर जाऊंगा, कल टाइम से जाऊंगा, जाऊंगी, कल ये असाइनमेंट पूरा होगा, कल से पक्का। वो आज जीना ही पसंद नहीं करते हैं। सो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट पहली बात साल को दिन में बोलना शुरू कर देगा तो समझ लेना उसके अंदर अब जाकर आईएएस बनने का पहला गुण पैदा हो रहा है। क्लियर? और उसके बाद सिर्फ एक काम, मेरा दिन शुरू कहां से हुआ, मेरे टास्क क्या थे, और मुझे कैसे जब दिन खत्म हो रहा है मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। कभी काम पूरा करके तो देखो कितनी खुशी होती है। 100% टास्क पूरे करके देखो, और टास्क जब तुम चुनो तो वो हैबिट हो जानी चाहिए। जितनी आदतें तुम गुरुकुल में सीखते, आदत मतलब इट्स नेचुरल। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तुम्हें लगा समथिंग, जैसे मान लो किसी दिन ब्रश करके नहीं आए, गलती से भूल गए, तुम्हें खुद अटपटा लगता है कि नहीं लगता है? कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मान लो जल्दी जल्दी भूल गए, कुछ मिसिंग है, होता है कि नहीं होता है? क्यों महसूस होता है? क्योंकि बचपन से ब्रश करते करते हमें उसकी एक फ्रेशनेस की आदत हो गई है। सो जब तुम्हारे मन में ये बेचैनी हो, अरे यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने, नोट्स नहीं बनाया मैंने, आंसर राइटिंग नहीं की, जब तक ये बेचैनी नहीं आ रही है तुम तब तक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं। तब तक सिर्फ ड्रामा चल रहा है और एक ड्रामे का तुम पार्ट हो बस। जब तक ये तुम्हारी कॉल अंदर से नहीं आ रही, सर समथिंग मिसिंग। अब मान लो आपका मोबाइल आपसे छूट जाए कहीं, क्या ब्रश ब्रश का एग्जांपल दे रहे हैं, च्युइंगम विंगम खा के बहुत लोग काम चला रहे हैं, डी और च्युइंगम पे आधी दुनिया चल रही है। मोबाइल आपका कहीं छूट जाए, हाउ डू यू फील? हमेशा हाथ में लेकर नहीं, वो हमेशा हाथ में फोन करते रहते हैं, तो कैसा लगता है? कुछ बॉडी ऑर्गन छूट गया, कहीं जान निकल गई,
बीच रास्ते से दौड़ पड़ते हो, क्लास गई भाड़ में, कितने फोन बज गए होंगे, पता नहीं कितने लोग परेशान होंगे। ऐसे ही होता है ना, बिकॉज दैट बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट। सेम ईयर, कभी आपसे मान लो छूट भी जाए मोबाइल और 2-3 घंटे बाद जब उसे पाते हो, देन हाउ डू यू फील? कितने मैसेज, कितने कॉल, सब कुछ खंगाल डालते हो। किसी ने खोला तो नहीं, ठीक है, सब कुछ खंगाल डालते हो उसमें, होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बट ऐसा क्यों होता है कि न्यूज़पेपर आता है बेचारा रोल रोल करके इलास्टिक में, तुम्हारे यहां छत पे डाल दिया जाता है और बेचारा ऐसी शाम तक पड़ा रहता है बालकनी में। यहां तो फिर भी गनीमत है कि हम लोग इतना डांटते फटकारते हैं, कई जगहों पे तो रोल होके आता है और ऐसे पड़ा रहता है। एक दिन आपको कुछ खाने पीने का मन करता है, खोलते हैं, बिछा लेते हैं उसको, अंदर की आईआर पॉलिटी सब उसी के साथ खत्म हो जाती है। सो ये तुम्हें क्यों नहीं एंजाइटी फील होती कि आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मुझे टाइटल्स नहीं पता है, मुझे जो है टॉपिक्स नहीं पता। सो योर टास्क बिकम योर हैबिट, सक्सेस अपने आप आएगी। कोई टेंशन ही नहीं लेनी की, तुम्हें टेंशन ही नहीं रह जाएगी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तुम्हें टेंशन होगी सिर्फ रैंक की और ज्यादा कुछ नहीं।